सहसंयोजी आबंध का मतलब क्या होता है? परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। कई सारे तत्वों के भौतिक स्वरूप हुआ करते हैं। भौतिक स्वरूप मतलब अलग अलग फिजिकल स्टेट या अलग अलग स्वरूप में। वाई वी आर स्टडीइंग कार्बन, भाई इतने सारे तत्व हैं, इन सभी के यौगिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ कार्बन क्यों? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक ना एक डबल बॉन्ड होगा या एक ना एक ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य। जस्ट डबल हाइड्रोजन है तो वो हमारा एल्कीन है, और जस्ट डबल से दो कम है तो वो क्या है? एल्काइन है। तो फ्लोरीन को फ्लोरो लिखते हैं, क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो लिखते हैं, आयोडो को आयोडीन लिखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है। क्या हाल भाई? ये सर चैप्टर जो है इसने बहुत ज्यादा हमें परेशान करके रखा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सर। तो क्या तरीका तो है जिससे हम इसको रिवाइज कर सकें? टेंशन की क्या बात। मैं हूं पंकज वारासी और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। हम लेकर आए एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, पूरे केमिस्ट्री में भाई इसी ने हमारा मतलब भाई नाक में दम करके रखा है। बहुत ज्यादा डराता है सर, मतलब इतना डरावना ही चैप्टर है ना, लेकिन बहुत प्यारा है बेटा, बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत आसान तरीके से अपन इसको क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है भैया कार्बन सहसंयोजी आबंध का निर्माण क्यों करता है। तो देखो, कार्बन जो होता है वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और हीलियम का जैसा भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और 10 इलेक्ट्रॉन करके नियॉन के जैसा बन सकता है। उसके लिए भी उसको नाभिकीय उच्च नाभिकीय आवेश की आवश्यकता होगी और उतना उसके पास होता नहीं है। तो यही कारण है कि सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध का मतलब क्या होता है? परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब इसमें कंसेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ध्यान से सुनो, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम है ना क्रॉस या डॉट के द्वारा दर्शाया करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु, है ना। अब संरचना का मतलब बात करें, ध्यान से सुनना कि भाई इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2,8,7। 7 जो है ना इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। 7 जो है इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन ने क्या करा, मेरे को एक की आवश्यकता है तो क्लोरीन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन इधर रख दिया, इस क्लोरीन ने भी अपने एक इलेक्ट्रॉन इधर रख दिया। अब दोनों अपना अपना शेयरिंग बता रहे हैं और यहीं से जा रही है क्या भैया? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। मतलब ये जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये बोलता है ये 2 मेरे हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। इसने बोला क्लोरीन ने ये 2 मेरे हैं, 2 4 6 और 2 8 हो गए। ये होती है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। वही बात करें नाइट्रोजन अणु की, तो नाइट्रोजन अणु में क्या होगा भैया? 2,5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने की आवश्यकता हो जाएगी सर? 3 की आवश्यकता हो जाएगी। इस नाइट्रोजन 3 रखे, उस नाइट्रोजन ने 3 रखे और क्या करा भैया? बताया बीच के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अपना अपना हक। इसने अपना इलेक्ट्रॉन का हक बताया कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन मेरे और 2 8। इसने बोला ये 6 इलेक्ट्रॉन मेरे और 2 8 हो गए अष्टक पूर्ण। इसी तरीके से भाई ऑक्सीजन अणु भी हुआ करता है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में हुआ करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, परमाणु क्रमांक 8 होता है। इस ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रखे, इस ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रखे और दोनों अपने 4 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर हक बताने लगे। इसको बोलने लगे हमने सहसंयोजी आबंध। सर ये तो हमें सामान्य परमाणु हो गए। अब क्या करने वाले हम? भिन्न भिन्न परमाणु। अब हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन का जो भाई स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक इलेक्ट्रॉन मिलने पर पूरा हो जाता है। तो बेसिकली इस हाइड्रोजन ने, ये कार्बन था बीच में, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4, परमाणु क्रमांक 6 तो 2,4 और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन के पास आया, एक 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 एक, वैसे ही अपने कार्बन ने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया उसके सामने। अब हाइड्रोजन ने कहा ये 2 मेरे, ये 2 मेरे, ये 2 मेरे, ये 2 मेरे, और कार्बन ने कहा हाँ हाँ मेरे भी तो है। तो उसने ऐसे करके ऐसी बाउंड्री बना ली। तो तुम देखोगे यहाँ पर भैया 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी पूरे हो गए, हाइड्रोजन का भी काम चल गया। चीजें क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। अगले की तरफ आ जाते हैं CCl4 अणु, जिसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड अणु। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट हुआ है ना। क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर सामने लेकर आया और कार्बन ने अपना एक एक रख दिया, क्योंकि क्लोरीन को भी एक की आवश्यकता थी, है ना। तो यही सारी चीजें जिसके अंदर डिस्कस हुई है, बहुत बढ़िया तरीके से अपन क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं। अब एक क्वेश्चन होता है बढ़िया तरीके से कि भाई कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं। तो अपर रूप क्या हुआ करते हैं भाई? कई सारे तत्वों के भौतिक स्वरूप हुआ करते हैं। भौतिक स्वरूप मतलब अलग अलग फिजिकल स्टेट या अलग अलग स्वरूप में, है ना, ये हमें देखने को मिल जाते हैं। और दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ना कि भाई ये है ना होते कार्बन ही, मतलब लाइक होते एक ही तत्व हैं। जैसे कार्बन के अपर रूप 3 होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फ्लोरीन। तो ये तीनों ही देखने को मिलेंगे तुम लोगों को, है ना। इन तीनों के अंदर कार्बन ही देखने को मिलेगा, कोई नई चीज नहीं मिलेगी। तो हीरा क्या होता है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना याद से। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ये बात याद रखना। परमाणु से जुड़ा होता है, त्रिविमीय संरचना होती है, 3D स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसमें 4 से जुड़ा होता है, इसमें 3 से जुड़ा होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है, नर्म एवं चिकना होता है। विद्युत का सुचालक जो अपर रूप है कार्बन का, वो कौन है? ग्रेफाइट। बकमिस्टर, फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। बकीबॉल जैसी संरचना, गुबंद जैसी संरचना और 60 कार्बन का एक गुच्छा है, C60 संरचना तुम लोगों को देखने को मिल गई। अब एक क्वेश्चन आता है बढ़िया तरीके से कि भाई ये कार्बन के जो यौगिक है वो इतनी वृहद संख्या में क्यों पाया जाता है? मतलब वाई वी आर स्टडीइंग कार्बन, भाई इतने सारे तत्व हैं, इन सभी के यौगिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ कार्बन क्यों?
ये चीज पता होना चाहिए। तो कार्बन के भाई इतने यौगिक पाए जाते हैं, इसका सिंपल सा रीजन है कि भाई दो कारण है। पहला क्या है? पहला है श्रृंखलन, ये भाई लंबी लंबी श्रृंखला बनाता है। और दूसरा है चतुसंयोजकता, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तुम लोगों को बताऊं, और कार्बनिक यौगिक क्योंकि वर्तमान में अगर संख्या की हम बात करें तो लगभग 3 मिलियन से ज्यादा, 30 लाख से ज्यादा। तो सोच लो भैया कितने सारे यौगिक। अब इतने सारे यौगिक हैं जिनके बारे में हम लोगों को बात कर लेते हैं, तो भाई इनके प्रकार के बारे में भी हमको चर्चा कर लेना चाहिए। अच्छा, इससे पहले मैं बता देता हूं एक बहुत प्यारी सी कहानी। वर्जिलियस करके एक साइंटिस्ट है ना, तो वर्जिलियस साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जीवित प्रणाली से प्राप्त किया जाता है। लेकिन हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था वोलर, वोलर ने क्या करा? अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण करा था, ठीक है ना। और वो पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बना था उसका नाम था यूरिया। उन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण करा था। अच्छा, एक बात याद रखना, तो कार्बनिक यौगिक की करेक्ट डेफिनेशन क्या है? कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक को संदर्भित करते हैं और वर्तमान में प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। भैया हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के ऑक्साइड से किसी प्रकार के कार्बनिक यौगिक नहीं होते। चलो आ जाते हैं अब सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के प्रकार की। तो पहला प्रकार आ जाता है हमारा हाइड्रोकार्बन। क्या जाता है? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, उसको हमने मुख्यतः 2 श्रेणियों में वर्गीकृत करके रखा है। पहला क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कक्षा 10वीं के हिसाब से देख रहे हैं। और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है और आखिरी में प्रत्यय एन लगता है। और इसमें एक पैटर्न चलता है कि जितने कार्बन है उसके जस्ट डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, CnH2n+2। वेरी गुड। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक ना एक डबल बॉन्ड होगा या एक ना एक ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, ठीक। अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, ये द्विबंध है, तो उसको हम बोला करते हैं एल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम बोला करते हैं एल्काइन, है ना। एल्कीन एल्काइन क्लियर है। जितने कार्बन है उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन है तो वो हमारा एल्कीन है, और जस्ट डबल से 2 कम है तो वो क्या है? एल्काइन है। ये चीज पता चल गई? बहुत बढ़िया। अब क्या होता है बेटा कि हमारे पास कई सारे कार्बनिक यौगिक जैसे हेलो एल्केन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सारे के सारे कार्बनिक यौगिकों के प्रकार है। अब इन सभी के आईयूपीएसी नामकरण हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं। तो एक बात याद रखना कि आईयूपीएसी का पूरा नाम कभी तुम लोगों से पूछ लिया जाए तो उसका नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आईयूपीएसी नामकरण में। अब 3 मिलियन के समथिंग कार्बनिक यौगिक है, तो इन सभी का नाम लिखना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इन सभी का नाम बोलना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? हमने कुछ नियम बनाए जिसके आधार पर हम क्या करते हैं? किसी चीज का भी नामकरण करा करते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करा करते हैं। उसका एक बहुत बढ़िया शॉर्ट तरीका मैंने तुम लोगों के सामने ले आया। किसी भी नाम के अंदर एक उपसर्ग हो सकता है, तो अगर वो उपसर्ग उपस्थित है तो उसको हम बोला करते हैं प्राथमिक उपसर्ग। उसके अंदर कौन कौन आते हैं? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, मिथाइल, इथाइल और नाइट्रो। मिथाइल इथाइल वो कार्बन है जो कार्बन श्रृंखला में काउंट नहीं हुआ, हमको काउंटिंग करनी पड़ेगी कार्बन श्रृंखला की, बताएंगे किसे। सेम चीज फिर आता है कि कितने कार्बन की श्रृंखला, अगर एक कार्बन श्रृंखला तो मैं 2 की, 3 की एप्रोप, 4 की ब्यूट, 5 की पेंट, 6 की हेक्स, 7 की हेप्ट, 8 की ऑक्ट, 9 की नॉन, 10 की डेक, 11 की ओनडेक, 12 की डोडेक। ऐसे करके हमें कार्बन श्रृंखला को देखना पड़ेगा कि कितने कार्बन की श्रृंखला है। फिर उसके बाद हमारे लगता है प्राथमिक प्रत्यय कि कार्बन श्रृंखला में जो कार्बन कार्बन परमाणु उनके मध्य कितने बॉन्ड है ना। एकल बंद है तो सब एन लगाएंगे, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा तो आइन लगाएंगे। बहुत बढ़िया। फिर हमारा द्वितीय प्रत्यय होता है जो होता है मुख्यतः कार्यात्मक समूह के ऊपर। कार्यात्मक समूह क्या हुआ करते हैं? ऐसे परमाणु या ऐसा विशिष्ट परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बनिक यौगिकों के गुणों का निर्धारण करता है, उसको हम कार्यात्मक समूह कहते हैं। जैसे अल्कोहल हो गया, अल्कोहल के लिए OH होता है, जो जहां OH लगा होगा वो अल्कोहल होगा, जहां CHO होगा वो एल्डिहाइड होगा, जहां कीटोन होगा वो क्या होगा हमारा भाई, मतलब जहां ऑन होगा वहां कीटोन होगा, मतलब C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला है तो हमारा कीटोन होगा, C डबल OH है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। ये चीज को ही हम लोग इस टेबल के अंदर मैं तुम लोगों के लिए बनाकर ले आया हूं। पहला जो टाइप दिया हमारी बुक के अंदर वो है हमारा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के लिए कोई प्रत्यय यूज नहीं करते, हम करते हैं उपसर्ग यूज। क्या यूज करते हैं? उपसर्ग यूज। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और हेलोजन उन तत्वों को संदर्भित करता है जो है ना हेलोजन तत्व हुआ करते हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो फ्लोरीन को फ्लोरो लिखते हैं, क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो लिखते हैं, आयोडो को आयोडीन लिखते हैं, आयोडीन को आयोडो लिखते हैं। बहुत बढ़िया। अब इसका हम नामकरण करते हैं, जैसे कि हमें नहीं पता इसका नाम क्या है। कितने कार्बन की श्रृंखला? 1 2 3 4 5 कार्बन की है, और पहले वाले कार्बन पर भी क्या लगा है? Br। अब Br क्या प्राथमिक उपसर्ग है? बताओ, प्राथमिक उपसर्ग है कि हाँ Br है भैया, प्राथमिक उपसर्ग उपस्थित है। 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंट है। कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है तो N है, तो भैया ब्रोमो पेंट है ना, और सारे सिंगल बॉन्ड है N, और आखिरी में कोई द्वितीयक प्रत्यय है क्या? नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अल्कोहल की बात कर लेते हैं हम, तो अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल में क्या हो जाता है भैया? ROH बोल सकते हो, R मतलब कार्बन श्रृंखला,
प्रत्यय के लिए लगता है ऑल। इसका नाम देखते हैं, 1 2 3। बताओ क्या प्राथमिक उपसर्ग है? नहीं है। क्या रूट वर्ड है? हाँ। 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम लिख देते हैं एन, प्रोपेन, और लास्ट में लगा देते हैं ऑल, प्रोपेनॉल। सेम चीज कीटोन के साथ करेंगे। कीटोन में क्या होता है? इसको हम बोला करते हैं कार्बोनिल समूह, और इसके दोनों तरफ अगर कार्बन श्रृंखला है तो इसको हम बोला करते हैं कीटोन। कार्बोनिल समूह की दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला, तो उसको हम बोला करते हैं कीटोन। अब तुम देखोगे 3 कार्बन वाला कीटोन है तो प्रोपेन, अच्छा एन क्यों लगा रहे? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, और लास्ट में लगा देते हैं ऑन, इसके लिए प्रत्यय लगता है ऑन, प्रोपेनॉन। सेम चीज एल्डिहाइड, जब कार्बोनिल समूह के एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ कार्बन श्रृंखला हो तो इसको हम बोला करते हैं एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के लास्ट में हम लगाया करते हैं अल, तो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड प्रोपेनल। सेम चीज 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसको हम बोलेंगे प्रोपेनोइक अम्ल। इसके लास्ट में ओइक अम्ल लगता है। कार्बोनिल समूह के एक तरफ OH होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? हमारे कार्बन श्रृंखला होती है। एल्कीन के लास्ट में इन लगता है। ध्यान से सुनो, 3 कार्बन थे तो प्रोप, और डबल बॉन्ड था तो इन, प्रोपीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड जाएगा तो 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा हमारा? 4 कार्बन है तो हमने क्या लिखा है ना? ब्यूट। 4 कार्बन है तो हमने क्या लिखा? ब्यूट, और लास्ट में हमने लगा दिया आइन, ब्यूटाइन। यही चीज है। तो बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको क्या कर लिया? कवर कर लिया। यही टेबल को थोड़ा सा तुम लोग ध्यान से देख लेना। इसके नोट्स सुन लो, योद्धा सीरीज के अंदर तुम केमिस्ट्री सेक्शन खोलोगे, उसके अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, तो टेंशन की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं समजातीय श्रेणी की। किसकी बात करते हैं? समजातीय श्रेणी की। समजातीय श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रृंखला हुआ करती है जिसमें कार्बन श्रृंखला स्थित हाइड्रोजन परमाणु को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित करा जाता है, और उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। पहली बात याद रखना, इसमें पैटर्न सेम होगा, और दूसरी बात याद रखना, इनका कार्यात्मक समूह अगर है तो सेम होगा। जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल के बीच में होगी, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के बीच में होगी। अब जैसे कि देखो CH4, मैथेन में मैं क्या जोड़ दूं? CH2 जोड़ दूं तो C2H6 हो जाएगा। कैसे? CH4 था तो C जोड़े तो C2 हो गया, और 4 हाइड्रोजन में 2 जुड़ गए तो क्या हो गया? H6 हो गया, C2H6। इसमें फिर CH2 जोड़ दो तो भैया जैसे ही जोड़ा C3 हो गया, फिर 2 और जोड़े हाइड्रोजन तो H8 हो गया, तो प्रोपेन हो गया, है ना। ऐसे CH2 जोड़ते गए, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन हमें देखने को मिलकर आए। अणुभार 14 का क्यों अंतर आ रहा है? क्योंकि कार्बन का परमाणु भार 14 है, कार्बन का परमाणु भार 12 है, और 2 हाइड्रोजन थे तो उनका एक आ गया, मतलब 14 हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज तुम लोगों को बताना चाहिए, समजातीय श्रेणी क्या हुआ करती है, बहुत प्यारे तरीके से। ठीक है, अब अगला जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो होती है हमारी महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में पहला आ जाता है हमारा एथेनॉल। भाई शराब जिसको कहा जाता है, कमरे के तापमान पर द्रव होता है, सभी मादक पदार्थों का सक्रिय संघटक होता है, और विलायक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अभिक्रिया की बात कर ले, सोडियम से अभिक्रिया, तो सोडियम इसके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। दूसरी अभिक्रिया है सांद्र H2SO4 को लगभग 443 केल्विन पर इसके साथ गर्म कर दो तो यहां पर से निर्जलीकरण हो जाता है, इससे OH निकलता है, इससे H निकलता है, और एक एल्कीन का निर्माण होता है ना। और यहाँ पर H2SO4 एक निर्जली कारक के रूप में उपयोग होता है। ये थी भैया एसिटिक अम्ल की बात कर लेते हैं। सामान्य नाम एसिटिक अम्ल है, लेकिन भाई इसका IUPAC नाम क्या होता है हमारा? एथेनोइक अम्ल। वेरी गुड, ठीक है, इसका नाम होता है एथेनॉल। बहुत शानदार। एथेनोइक अम्ल के 5 से 8% विलयन को हम सिरका कहते हैं। आचार में परिरक्षक के रूप में, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में ये उपयोग हुआ करता है। जमे हुए एसिटिक अम्ल को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा करते हैं। ठीक है, अभिक्रिया बात कर लेते हैं। अब अम्ल अभिक्रिया कर रहा है क्षार से, क्या बनेगा? लवण और जल, है ना। तो एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एसिटेट, एक लवण, और साथ में जल बनता है। भैया एसिटिक अम्ल और किसी हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रहा है, क्या बनेगा भैया? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अम्ल और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? अम्ल, और हाइड्रोजन कार्बन क्या होता है? अम्ल, है ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लवण। यही चीज हुई है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सोडियम एसिटेट बन रहा है जो हमारा एक लवण है। फिर बात करें, इसको हम बोला करते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है ना, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, इथाइल एसीटेट, और साथ में जल का निर्माण होता है, इसको हम बोला करते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। ये चीज बहुत प्यारी सी थी जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था। अब आ जाते हैं हम कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के ऊपर। रासायनिक गुणधर्म ऐसे गुणधर्म होते हैं जिनको हम कर देखा करते हैं। पहला आते हैं हम जलाकर देखते हैं। तो कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकरण से अभिक्रिया कर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन करते हैं, जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, इनका दहन होता है, प्रचुर मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा मुक्त होती है। यही कारण है कि इसका ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है, इनको बार बार जलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑक्सीकरण की बात कर लेते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दो क्षारीय KMnO4 के साथ या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, हमें मिल जाता है एसिटिक अम्ल। संकलन अभिक्रिया क्या होती है भैया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त बनाने के लिए हम संकलन अभिक्रिया का यूज करा करते हैं। जैसे ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसको एक हाइड्रोजन दिया, इसको एक हाइड्रोजन दिया, है ना। अब वो आकर जुड़ जाएंगे। अब जुड़ रहे हैं तो इन दोनों के बीच का एक बॉन्ड तोड़ना
करना पड़ेगा, तभी तो एक एक वैलेंसी खाली होगी। तो देखो एक एक हाइड्रोजन जब आए तो उन्होंने एक बंद और बना लिया, तो हर कार्बन के 4 और बन गए। ठीक है, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये अनुप्रयोग है बहुत प्यारे तरीके से। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या हुआ करती है कि भाई मीथेन था, इसमें से एक क्लोरीन उसको निकाल दिया हाइड्रोजन को, तो HCl बन गया, और एक क्लोरीन उसकी जाकर जाकर बैठ गया, है ना। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही हुआ करता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बहुत प्यारी कहानी थी, है ना, जिसके बारे में मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, बहुत शानदार। अब हम आते हैं साबुन की बात करते हैं। तो साबुन क्या हुआ करते हैं, लंबे लंबे, है ना, लंबे लंबे श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम में पोटेशियम लवण होते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया को एक सिंपल से समझ लो, है ना, ये हमारे पास स्टीयरेट है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हम जैसे ही NaOH की अभिक्रिया करवाते हैं, Na पॉजिटिव, है ना, इस O नेगेटिव के पास चला जाता है, और जो OH माइनस है वो इनके पास चले जाता है। तो यहाँ पर हमें ये यौगिक ग्लिसरॉल देखने को मिल जाता है, और साथ में मिल जाता है हमें साबुन, सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक आता है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर क्या है भैया। तो साबुन एवं अपमार्जक, साबुन भाई सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के, और ये क्या होते हैं, सल्फोनिक अम्ल के सोडियम में लवण होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सल्फोनिक लवण क्या होता है भाई, SO3H सल्फोनिक अम्ल होता है, और उसका लवण क्या हो जाएगा, SO3Na। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर ये पूर्णतः जैव घटनीय होते हैं, मतलब इतना ज्यादा हमारे नेचर को हार्म नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज्यादा करते हैं भाई। शाकित हाइड्रोकार्बन के कुछ अभिकर्मक जैव अनवघटनीय भी होते हैं, है ना। ये जल में घुलनने में समय लेते हैं, ये तुरंत घुल जाते हैं भाई। ये कठोर जल में भी झाग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है भाई। साबुन के अणु की संरचना अगर मैं तुम लोगों को बता दूं, एक 17 कार्बन की लंबी सी कार्बन श्रृंखला है ना। इसको हम पूछ कहाँ करते हैं, जो सहसंयोजी सिरा होता है, और जो है ना, जो पानी में नहीं घुलता, पानी से आकर्षित नहीं होता, इसको जल विरोधी सिरा भी कहा करते हैं। और दूसरा होता है आयनिक सिरा, जिसको हम सिर कहा करते हैं, हेड, है ना, जो क्या होता है, जल से आकर्षित होता है ना, जलरागी सिरा जिसको कहा जाता है। अब मिसाइल क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लो मेरी शर्ट के ऊपर क्या गिर गया, थोड़ा सा भाई ऑयल वगैरह गिर गया, कोई दाग लग चुका है, तो साबुन क्या करेगा भाई, साबुन की जो पूंछ आएगी वो इससे जाकर ऐसे चिपक जाएगी, है ना, और चिपक के ऐसी कुछ संरचना बना लेती है, जिसको अपन बोला करते हैं मिसाइल संरचना। और जैसे ही तुम फटका मारोगे दोनों अलग हो जाएगा। तो ये देखो साबुन के साफ सफाई का भी मैंने थोड़ा सा एक क्विक रिकैप दे दिया आप लोगों को, है ना। इसको भी आई होप तुम लोगों ने बहुत अच्छे से करा होगा। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को भी खत्म कर चुके हैं, सारे चैप्टर्स को हम खत्म कर चुके हैं केमिस्ट्री के। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। इसी के साथ मैं लूंगा विदा, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, पढ़ते रहो।